लंदन स्टेट्स होटल सनशाइन। एक बहुत बड़ी होटल के बाहर दो पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ पुलिस वाले निकलकर बाहर आते हैं। ये लोग इंग्लिश में बात करेंगे लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंदी में बताऊंगी। पुलिस, क्या तुम श्योर हो कि वो इसी होटल में है? पुलिस टू, यस सर, मैंने अपनी आंखों से उसे इसी होटल में जाते हुए देखा था। पुलिस एक, ठीक है, तो फिर आज उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। उसके बाद वो दोनों पुलिस वाले और कुछ दो चार पुलिस वाले और उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। वहीं होटल के एक रूम के अंदर, जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, रोशनी के लिए मात्र एक पीला बल्ब ही जलाया गया था। रूम के सारे पर्दे और लाइट्स सब ऑफ थे। वहाँ सिर्फ एसी को ठंडक थी, जो माहौल को काफ़ी ज़्यादा ठंडा बना रही थी। तभी एक आदमी नजर आता है जिसका सर तो अंधेरे में था, मगर गर्दन से नीचे तक की पीली बल्ब की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसके आसपास से धुआं ही धुआं उड़ रहा था। इसका मतलब वो स्मोक कर रहा था। तभी उसकी भारी आवाज़ आती है, तो क्या सोचा है आपने? सामने बैठे दो फिरंगी इस लड़के की आवाज़ से एक पल के लिए घबरा गए। आवाज़ बेहद ठंडी और डरावनी थी। मैन एक, एक्चुअली हम ये सारे वेपन्स सिर्फ 50 करोड़ में ही खरीद सकते हैं। मैन टू, और वैसे भी ये वेपन्स हमें किसी और से भी मिल सकते हैं। तुम अकेले वेपन स्मगलर नहीं हो। वो लड़का एक सरकास्टिक हंसी हंसता है और कहता है, तुम दोनों को क्या मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ? मैंने, क्या मतलब? वो लड़का, यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों जिंदा बच पाओगे? सीरियसली, तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, मगर जाओगे मेरी मर्जी से। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि उसके सामने बैठे दो लोगों ने झट से अपने पीछे से बंदूक निकाली और उस लड़के के सामने पॉइंट करते हुए बोलते हैं, मिस्टर दानिश ओबेरॉय, यू आर अंडर अरेस्ट। उनके सामने बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि दानिश ओबेरॉय ही था, जो 26 साल की उम्र में इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था और एक माफिया भी। ये अफवाह हर जगह थी कि दानिश एक माफिया है, मगर किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए दानिश हर बार बच जाता था। मगर इस बार पुलिस वालों ने काफी पेचीदा खेल खेला था दानिश के साथ। तो अब देखना ये है कि क्या दानिश आज बच पाएगा या वो हो जाएगा कानून के हवाले। उन दोनों को कुछ ही देर ही हुआ था कि दानिश पर गन पॉइंट आउट किया। तभी दो गोलियां आकर उन दोनों के सर पर लगती हैं और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। दानिश के पीछे से अंधेरे में से दो आदमी निकलकर बाहर आते हैं। ये वही दोनों हैं जिन्होंने अभी अभी इन दो पुलिस वालों को मारा है। दोनों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, दिखने में हैंडसम थे, मगर एज उनकी दानिश से ज्यादा थी। जैक और राय दोनों जुड़वा भाई थे, मगर शक्ल इनकी अलग अलग थी। जैक, बॉस, पुलिस ने रेड मारी है। दानिश, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? जैक, यस बॉस। उसके बाद जैक उस रूम से निकल जाता है और वहीं राय गेट के पीछे खड़ा हो जाता है। अभी भी वो दो बेजान लाशें वहां पड़ी थी और वहीं दानिश सामने बैठकर आराम से सिगरेट पी रहा था। कुछ देर बाद डोर पर 3 बार नॉक होता है। उसका मतलब था जैक ने उसका काम कर दिया। दानिश उठकर जाने को हुआ कि तभी मुड़कर बोलता है, राय, पता है ना इन लाशों का क्या करना है? राय, यस बॉस। वहीं दानिश बालकनी में जाता है और उसे वहां पर एक रस्सी मिलती है। उसे अच्छे से बालकनी की ग्रिल से बांधा गया था। दानिश नीचे की ओर फेंकता है और उसे पकड़कर उतरने लगता है। जैसे ही दानिश नीचे पहुंचता है, वहां 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। दानिश उनमें से एक गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके कुछ समय बाद वहां एक ट्रक रुकता है और तभी ऊपर से दो लाशें इस ट्रक में गिर जाती हैं। ट्रक भी आगे बढ़ जाता है। राय रूम को क्लीन करके जैक के साथ होटल से निकल जाता है। कुछ समय बाद रूम का डोर खुलता है और वही पुलिस वाले अंदर आते हैं, मगर रूम में कुछ नहीं था। पुलिस एक, फिर से भाग गया? थोड़ा रुककर सीसीटीवी फुटेज भी गायब होगी। उनकी बात पर एक पुलिस वाला हाँ में सिर हिला देता है। वहीं वो तीनों गाड़ियां एक बड़े से घर के आगे आकर रुकती हैं। दानिश कार से उतरकर अंदर चला जाता है। दानिश का घर काफी बड़ा था, पर वहां रहते सिर्फ 3 लोग थे, जैक, राय और दानिश। वहीं दानिश इस वक्त काफी गुस्से में था। उसका मन करे तो वो आज इस दुनिया को जला दे। लिविंग रूम में आते ही दानिश वहां रखी टेबल को जोर से पटक देता है और वहां रखे सारे एंटी पीसेस को फेंक देता है। जैक, बॉस प्लीज शांत हो जाइए। राय, वो सारे पुलिस वाले कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। दानिश, अगर उन्हें मारोगे
तो दूसरे पुलिस वाले आएंगे। जैक, तो हम उन्हें खरीद लेते हैं। दानिश, उन्हें नहीं, उनकी फैमिली को खरीदो। राय, ओके बॉस। इतना कहने के बाद दानिश अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। रूम में पहुंचते ही दानिश अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और बेड पर उल्टा लेट जाता है। अभी कुछ ही समय हुआ था कि दानिश को अपने शरीर पर कुछ रेंगते हुए महसूस होता है और वो जैसे ही पलटता है तो सामने वहां पर एक लड़की थी जो दिखने में काफी बोर लग रही थी। उसने एक शॉर्ट नाइटी पहनी हुई थी। वो लड़की थी ईसा। ईसा, क्या मैं आपको रिलैक्स करने में हेल्प करूं मास्टर? दानिश उसके बालों को पकड़कर अपनी ओर खींचती हुई, ऑफ कोर्स गर्ल। उसके बाद ईसा दानिश की पूरी बॉडी को लीक करने लगती है। धीरे धीरे ईसा लोअर बॉडी पार्ट में बढ़ रही थी। दानिश अभी वैसे ही बेड पर लेटा हुआ था। ईसा दानिश की लोअर बॉडी पार्ट में आकर उसके प्राइवेट पार्ट को लीक करने लगती है, जिससे दानिश को बहुत अच्छा लग रहा था। दानिश अभी भी ईसा के बालों को जकड़े हुए था। कुछ देर बाद जब ये खत्म होता है तो ईसा वहीं नीचे बैठ जाती है और दानिश को घूरने लगती है। वहीं दानिश उठकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं लंदन के एक घर में एक लड़की खिड़की के बाहर चांद को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे वो लड़की पीछे देखती है जहाँ एक 30 साल की औरत खड़ी थी। वो औरत की इस लड़की की माँ थी, रोमा मल्होत्रा। रोमा जी, कब से बुला रही हो तुझे? कृषि, कहाँ खोई बैठी है? डिनर नहीं करना क्या? वो लड़की जिसकी उम्र 20 साल की थी, जिसका नाम था कृषिका मल्होत्रा, निकनेम कृषि। कृषि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और साथ ही साथ समझदार भी। वो अपने पापा की इकलौती लाडली बेटी है। उसकी मॉम, जो कि जिसका नाम एनास्टेसिया था, जो कि एक फॉरेनर थी, पर कृषि को डिलीवरी करते समय उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद कृषि के डैड ने एनास्टेसिया की बहन रोमा से शादी कर ली और उसके बाद वो लोग लंदन में ही सेटल हो गए। रोमा कृषि का बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। बैक टू द स्टोरी। कृषि, कुछ नहीं मम्मा। रोमा जी, चलो जल्दी डिनर करो, वरना तुम्हारे पापा तुम्हारे बिना एक निवाला नहीं खाएंगे। कृषि अपनी मम्मी की गले लगती है, ओके मम्मा चलिए। उसके बाद दोनों नीचे आ जाती हैं, जहां मानो मल्होत्रा कृषि के डैड पहले से मौजूद थे। मानो जी, गुड इवनिंग मेरा बच्चा। कृषि, गुड इवनिंग डैडी। मानो जी, तो कैसा रहा आज का दिन? फैंटास्टिक डैड। यू नो डैड, हमारा कॉलेज एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो भी पता है कहाँ की? मानो जी, कहाँ की? कृषि, यूरोप। आई एम सो एक्साइटेड डैड। मानो जी, दैट्स अमेजिंग। तो डैड, मैं जा सकती हूँ ना? तभी वहाँ रोमा जी आ जाती हैं और खाना रखते हुए बोलती हैं, नहीं। क्यूट सा फेस बनाते हुए, पर क्यों मम्मा? रोमा जी, क्योंकि हमें तुम्हारे डैड के फ्रेंड के घर जाना है और उन्होंने स्पेशली बोला है कि किसी को जरूर से लेकर के आना है। किसी डैड। मानो जी, सॉरी, इस बार मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको हमारे साथ चलना होगा। किसी डैड। रोमा जी, ऐसे क्यूट फेसेस बनाकर तुम अपनी बात नहीं मनवा सकती हो। किसी, मैं तो पैदा ही क्यूट हुई हूँ। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ सब लोग खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। अगले दिन शाम को कृषि को फैमिली मानो जी के एक फ्रेंड के घर जाने वाली थी, क्योंकि उनके फ्रेंड ने एक बिजनेस पार्टी थ्रो की थी, जिसमें काफ़ी लोग आने वाले थे, खासकर अमीर बिजनेसमैन। शाम का वक्त, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर दानिश इस वक्त अपने लैपटॉप पर एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी केबिन में नॉक होता है और दानिश कम इन बोलता है। एक लड़की जो दिखने में खूबसूरत थी, वो दानिश की सेक्रेटरी थी, जैस्मिन, अंदर आती है। जैस्मिन के आते ही दानिश मीटिंग एंड करता है और उसके बाद जैस्मिन को बोलने का इशारा करता है। जैसे, बॉस, आपकी आज होटल डायमंड में मीटिंग है। दानिश, ओके, निकलने की तैयारी करो। दानिश एक माफिया था, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते थे और दानिश की पर्सनालिटी भी लोगों के सामने काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, मगर लड़कियों के लिए एक प्ले बॉय। सब जानते थे कि दानिश एक प्ले बॉय है, मगर फिर भी लड़कियां उसके पास आती थी। अब भाई, जो अमीर हो और हैंडसम हो, उसके पास अगर लड़कियां नहीं आएंगी तो और किसके पास आएंगी? रात का समय होटल डायमंड में एक प्राइवेट रूम में मीटिंग चल रही थी। दानिश इस वक्त हल्के गुस्से में नजर आ रहा था, क्योंकि जब बात अगर उसके हिसाब से ना हो तो उसे गुस्सा आने लगता है। दानिश, यू नो व्हाट, मुझे ये डील करनी ही नहीं है। मैन वन, लेकिन मिस्टर ओबेरॉय। दानिश, शट अप, गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। उसके बाद सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। दानिश वहीं बैठ कर ड्रिंक करने लगता है।
कुछ देर बाद रूम नॉक होता है। दानिश कम इन। एक वेटर था जो साथ में ड्रिंक्स लेकर आया था। दानिश पहले से ही काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ था, जिससे वो वेटर की हवा टाइट हो रही थी कि कहीं अगर उससे कोई गलती हो गई तो आज उसका आखिरी दिन ना हो जाए। वेटर जल्दी से वो ड्रिंक्स सर्व करके भाग गया। वहीं दानिश थोड़ी देर रूम में रहने के बाद बाहर चला जाता है। होटल डायमंड के बार एरिया में काउंटर पर दो लड़कियां बैठी हुई थी, जिन्होंने अच्छी खासी एक वेस्टर्न वियर पहने हुए थे। दोनों ही ड्रिंक कर रही थी। पहली लड़की दूसरी लड़की से कहती, यार किसी उस कमीने राय को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मतलब हाउ डेयर ही, हिम्मत कैसी हुई उसकी मुझ जैसी मासूम लड़की को छेड़ने की। ये थी आसना। आसना किसी की कजिन थी, जिसका आज ब्रेकअप हो गया था, इसलिए दोनों इस क्लब में बैठकर सेलिब्रेट कर रही थी। दोनों को देखकर ही लग रहा था कि दोनों ने काफी पी ली है। ऋषि, यू नो व्हाट आंसू, ही डज नॉट डिजर्व यू। उसकी औकात ही नहीं है तुम्हें डेट करने की। जस्ट फॉरगेट हिम। ये सब किसी अपनी लड़खड़ाती भाषा में बोल रही थी, क्योंकि उस पर नशा हावी हो चुका था। किसी लड़खड़ाते हुए उठती है और आसना के सामने जाकर खड़ी रहती और कहती है, देखो यहाँ कितने हैंडसम लड़के हैं, कोई ना कोई तुम्हें पसंद कर ही लेगा। आसना, तुम कितनी क्यूट हो, कितना ख्याल रखती हो मेरा। आई लव यू स्वीट हार्ट। किसी, आई लव यू डार्लिंग। थोड़ा रुक कर। किसी, अब तुम लड़के देखो, जब तक मैं वॉशरूम देख कर आती हूँ। आसना, ओके। उसके बाद आसना वहीं बैठकर और ड्रिंक करने लगती है और किसी वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। किसी वॉशरूम जा ही रही थी कि तभी बीच में किसी से टकरा जाती है, जिससे वो गिरने वाली होती है कि सामने वाला इंसान उसे पकड़ लेता है। उप्स, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इतना कहकर किसी उस इंसान की बाहों में से हटकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं वो आदमी जो अभी उसी जगह देख रहा था जहां से किस्सा गई थी, उस तरफ देखते हुए दानिश बोलता है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद दानिश आगे बढ़ जाता है और अपने प्राइवेट रूम में जाकर बैठ जाता है। वहीं किसी इस वक्त जेंट्स वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, अपनी बंद आंखों को जबरदस्ती खोलकर देख रही थी कि वो लेडीज वॉशरूम है या जेंट्स। तभी वहां एक वेटर आता है तो किसी इस वेटर को रोककर पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये लेडीज वॉशरूम कहाँ पर है। वेटर, आइए मैम, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। कुछ समय बाद प्राइवेट रूम में दानिश इस वक्त ड्रिंक्स के सिप ले रहा था, तो वहीं उसकी नज़र एक जगह जैसे जम गई। वो लगातार वहीं देखे जा रहा था जहाँ किसी इस वक्त एक आदमी से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, और वो आदमी किसी को जबरदस्ती जेंट्स वॉशरूम में लेकर जा रहा था। कुछ देर में दोनों ही दानिश की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। उन दोनों के जाते ही दानिश भी तुरंत रूम से उठकर उस तरफ जाने लगता है। कृषि अभी भी उस लड़के के छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ भी उसके गले से बाहर नहीं आ रही थी। उसकी बॉडी ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। वो लड़का कृषि को किस करने ही वाला था कि तभी किसी ने उस लड़के की गर्दन को पकड़ के पीछे की तरफ खींचा, जिससे वो पीछे हटकर जा गिरा। दानिश वहां आ चुका था। उसने अपने हाथों की दो उंगलियों से कुछ इशारा किया तो उसके 4-5 गार्ड्स आकर उस लड़के को लेकर चले गए। वहीं दानिश किसी की ओर मुड़ा और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में लेकर आ गया, जहां वो पहले अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने आराम से अपनी कांच की गुड़िया को बेड पर लिटाया और उसे एक नज़र देखकर वॉशरूम चला गया। एक बड़े से घर के अंदर इस वक्त किसी के मॉम डैड काफी परेशान बैठे हुए थे। वहीं सामने आसना के पेरेंट्स भी अपनी बेटी के लिए परेशान थे, क्योंकि दोनों बोल कर गई थी कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी, और ऊपर से अब दोनों फोन भी नहीं उठा रही थी। वहीं बार में आसना वहीं बार काउंटर पर ही सो गई थी कि तभी उसे कोई अपनी बाहों में उठाकर लेकर आया और एक रूम में लिटा दिया। अगली सुबह बड़े से लग्जरियस रूम के अंदर एक खूबसूरत सी परी अपनी नींद पूरी कर रही थी। वहीं सामने सोफे पर बैठा हुआ एक शैतान उसे लस्ट भरी नजरों से देख रहा था और अजीब तरह से अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहा था। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो गई, मगर ना तो वो शैतान वहां से उठा और ना ही वो परी अपनी नींद से जागी। धीरे धीरे कसमसाती हुई किसी बेड से उठने लगी। एक लंबी सांस लेते ही उसका चेहरा खुशी से भर गया, क्योंकि उसके आसपास जो महक आ रही थी वो उसे काफ़ी लुभा रही थी। किसी ने जैसे ही अपनी दोनों आंखें खोली, पहले तो वो अपने पास इतना अच्छा रूम देखकर चौंक गई, मगर फिर इस रूम की सुंदरता में वो खो गई। तभी उसके कानों में एक दमदार, रौबदार और बिल्कुल डरा देने वाली आवाज़ सुनाई दी, आर यू अप स्वीट हार्ट। आवाज़ सुनती किसी
अपनी नज़र उस ओर कर लेती है जहाँ से ये रौबदार आवाज़ आ रही थी। उसकी नज़र सीधे बालकनी से आते हुए शख्स पर गई। वहाँ से आ रही रोशनी के कारण किसी उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी, मगर जैसे जैसे वो आदमी किसी के करीब बढ़ रहा था वैसे उसका चेहरा, उसकी बॉडी विजुअल होती जा रही थी। वो सच में दिखने में काफ़ी हैंडसम था। ब्लैक कलर के सूट में वो कातिलाना लग रहा था। उसके गुलाबी पतले होठ किसी को भी किस करने के लिए एक्साइटेड कर सकते हैं, और उसकी मस्कुलर बॉडी जैसे पैदा होते ही जिम गया हो। माथे पर उसके सिल्की बालों का पहरा था। वो पूरी आंखें जो समुद्र से ज़्यादा गहरी और खतरनाक थी। किसी एक पल के लिए दानिश में खो गई थी कि तभी उसे उसकी सिचुएशन का ख्याल आता है और वो आसपास की चीज़ों को दोबारा देखने लगती है और सब कुछ याद करने की कोशिश करती है। किसी वो आ रही हूँ। दानिश एक कातलाना मुस्कुराहट के साथ कृषि की ओर बढ़ने लगता है। कृषि, हे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। दानिश, नॉट इवन आवर ड्रीम्स स्वीट हार्ट। कृषि तुरंत बेड से उठने लगती है और डोर की ओर भागती है कि तभी उसका ध्यान अपने ड्रेस पर जाता है। वो सिर्फ एक बोल शर्ट में थी, जो जाहिर सी बात है कि इस इंसान की ही होगी। वो शर्ट देखकर किसी की हालत खराब हो जाती है। उसके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है और साथ ही साथ उसे बेहद गुस्सा आने लगता है। किसी उसी गुस्से के साथ पीछे मुड़ती है और दानिश के पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, व्हाट द हेल यू डिड इट टू मी। दानिश किसी के हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए, इजी इजी स्वीट हार्ट, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। किसी, यू ब्लडी बास्टर। किसी इतना ही बोल पाती कि दानिश उसके हाथ मरोड़ कर कमर से लगा देता है और खींच कर खुद के करीब कर लेता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। एक हाथ से दानिश किसी के दोनों हाथ पकड़े हुए था, वहीं दूसरे हाथ से किसी के चेहरे पर आई हुई एक लट को उसके कान के पीछे कर रहा था, जिससे महसूस कर किसी अपना चेहरा हिलाने लगती है। किसी, डोंट टच मी। दानिश कातिलाना हंसी हंसते हुए, आई कैन टच यू wherever I want, but this not the right time. थोड़ा रुककर, and last night nothing happened between us, but trust me sweetheart, when we slept together I will make sure that we are conscious. इतना कहकर दानिश एक धक्के के साथ किसी को बेड पर फेंक देता है। जब तक किसी उस बेड से संभल कर उठ पाती तब तक दानिश रूम से चला जा चुका था। वहीं किसी अभी भी बेहद गुस्से में थी। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती जहां उसकी ड्रेस ड्राई क्लीन की हुई रखी हुई थी। किसी जल्दी से ड्रेस पहनती और आसना को कॉल करने लगती है, मगर आसना का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तो किसी को लगता है कि शायद आसना घर चली होगी, लेकिन इसलिए वो भी उस होटल से निकल जाती है। वहीं इस होटल के एक दूसरे रूम में आसना इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। वहीं उसके बगल में राय बैठा हुआ था, जो कि दानिश का ही एक भरोसेमंद आदमी था और आसना का एक्स बॉयफ्रेंड था। राय आसना के सर पर हाथ फेरती हुई, इसलिए थोड़ी ना छोड़ा था तुम्हें कि तुम इस हालत में आ जाओ। दानिश के बिला के बाहर लाइन से 3-4 गाड़ियां आकर रुकती हैं। एक गार्ड आगे आकर दानिश की कार का डोर ओपन करता है और दानिश रोप से उतरकर अंदर की ओर बढ़ जाता है। वहीं अंदर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, जो शायद दानिश का ही वेट कर रही थी। दानिश सीधा जाकर उन ओल्ड लेडी के बगल में बैठ जाता है। दानिश, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई गिरेनी? वो ओल्ड लेडी, जिनका नाम रोजी है, जो कि दानिश की दादी माँ है, वो लंदन से दूर एक छोटे से एरिया में रहती हैं और अपनी जिंदगी जानवरों की सेवा में यापन कर रही थी। रोजी, मैंने तुम्हें काफ़ी महीनों से नहीं देखा था, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूँ, इसलिए तुम्हें सरप्राइज देने चली आई। दानिश, सो स्वीट ऑफ यू ग्रेनी। रात के 10 बजे दानिश इस वक्त स्टडी रूम में बैठा हुआ था। अंधेरे से घिरा हुआ वो कमरा, जिसमें सिर्फ एक लैंप की रोशनी पड़ रही थी, उस लैंप की रोशनी में दानिश बड़े ही ध्यान से टेबल पर रखी हुई फाइल को पढ़ रहा था। दानिश ने अपना हाथ बढ़ाकर फाइल का पन्ना पलटा और तेज पलटते ही 3-4 फोटो आकर के वही फाइल पर बिखर जाती है। दानिश एक फोटो उठाकर अपने हाथ में लेता है और उसे पलटता है और देखने लगता है। बड़ी बड़ी काली आंखें और उस पर गोल बेदाग सफ़ेद चेहरा किसी परी की तरह दिख रही थी। इस वक्त किसी की तस्वीर देखते ही दानिश के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन किसी को इमेजिन करने लगता है। वहीं किसी के घर में किसी अपने रूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वो तो बस आज के बारे में ही सोच रही थी, खासकर दानिश के बारे में और उसकी अजीब अजीब बातों के बारे में। कृषि मन में सोचती हुई, क्या ये सब मैं मम्मा पापा को बता दूँ? यही सब सोचते हुए रात बीत जाती है और आ जाता है अगला सवेरे।
किसी जल्दी से उठकर रेडी होती है और अपने कॉलेज की ओर निकल जाती है। वहीं दानिश के बिला में इस वक्त ट्रैक व्हील पर रनिंग कर रहा था। तभी जिम के डोर पर नॉक होता है। दानिश कम इन। एक ब्लैक ड्रेस पहने बॉडीगार्ड रूम में एंटर करता है और वो चलकर दानिश के सामने खड़ा रहता है और अपने पीछे से एक टैबलेट का ट्रैक व्हील पर रख देता है, जिसमें एक कार दिख रही थी और उसके अंदर किसी बैठी हुई थी। दानिश, गुड जॉब, ऐसे ही उसके पीछे रहो हर वक्त, पर उसे इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। बॉडीगार्ड, यस बॉस। उसके बाद वो गार्ड बाहर निकल जाता है और दानिश उस टैबलेट में किसी को ढूंढने लगता है और अजीब तरह से उस टैबलेट को छू भी रहा था। कुछ देर बाद दानिश रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं किसी अपने कॉलेज पहुंचकर अपने क्लासेस में बिजी हो जाती है। शाम का वक्त किसी अपने कार से कॉलेज से घर लौट रही थी। वो खुद ड्राइविंग कर रही थी क्योंकि इसे ड्राइवर रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी एक गाड़ी किसी को ओवरटेक करती है और किसी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे किसी की गाड़ी रोड से उतर जाती है और साइड में लगे एक बोर्ड से टकरा जाती है। किसी, ओ मम्मा! वो गाड़ी बिना किसी की ओर ध्यान दिए आगे की ओर बढ़ जाती है और वही किसी अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट में फंस जाती है। उसके सर पर भी हल्का सा कट आया था। वही जो गार्ड्स दानिश के कहने पर किसी का पीछा कर रहे थे, वो आगे आकर किसी की हेल्प करते हैं और कुछ गार्ड्स इस गाड़ी के पीछे चले आते हैं जिसने किसी को ओवरटेक किया था। दानिश इस वक्त मीटिंग रूम में था। यूरोप के क्लाइंट्स के साथ उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तभी कोई डोर नॉक करता है। दानिश, कम इन, बोलता है और इसके साथ ही जैक एक टैबलेट लेकर अंदर आता है और आते ही वो टैबलेट दानिश के सामने टेबल पर रख देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। दानिश एक नज़र जैक को देखता है और उसके बाद उसकी नज़र टैबलेट पर जाती है और वो उसे 1 मिनट बड़े गौर से देखता है, जिसमें किसी जमीन पर बैठी हुई थी। उसके आसपास दानिश के गार्ड खड़े हुए थे। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। उसके सर से खून गिर रहा था और चेहरे पर पसीना और घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक से रूम का टेम्परेचर गिर जाता है। पूरा रूम आइसलैंड की तरह ठंडा हो गया था। वहां बैठे लोगों को भी बढ़ती ठंडक महसूस हो रही थी। दानिश अपनी चेयर से खड़ा हुआ, टैबलेट बंद किया और सिर्फ 3 शब्द बोला, मीटिंग इज ओवर। उसके ये 3 शब्द सुनते ही सब अपनी अपनी जगह से उठकर जाने लगे। जब मीटिंग रूम खाली हो गया तो जैक ने बोला, बॉस, कार रेडी है। दानिश, लेट्स गो। वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर किसी अभी भी वहीं बैठी हुई थी और उसके सामने वो 2 लड़के भी अधमरी हालत में पड़े हुए थे, जिसने किसी की गाड़ी को ओवरटेक किया हुआ था। कुछ गार्ड्स किसी को चुप करवाने में लगे हुए थे क्योंकि उन लड़कों की हालत देख किसी का रोना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। उसे इन गार्ड से डर लग रहा था। गार्ड 1, मैम प्लीज़ आप रोना बंद कर दीजिए। अगर हमारे बॉस को पता चला तो वो हम सबको यहीं दफना देंगे। किसी, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहें, मुझे मेरे घर जाने दें। गार्ड्स 2, मैम बॉस बस आ ही रहे हैं। अगर हमने आपको जाने दिया तो बॉस को हम पर बहुत गुस्सा आएगा और फिर भगवान ही जाने वो क्या करेंगे। किसी उठने की कोशिश करने लगती है पर उसके पैर जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। उसका पूरा शरीर जैसे कांप रहा हो। वो खड़ी ही हो पाती थी कि एक गार्ड उसके पास आ गया और बोला, मैम आप कार में बैठ जाइए, सर बस आते ही होंगे। तभी दूसरा गार्ड आकर बोला, बॉस आ गए। सबकी नज़र उस तरफ चली गई जहाँ से 3-4 गाड़ियाँ लाइन से आ रही थी। कृषि वहीं रोड पर बैठी हुई थी कार से टिककर। वो इन गार्ड से उसे छोड़ने की विनती कर रही थी मगर गार्ड्स भी अपने बॉस के ऑर्डर से मजबूर थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो शायद आज उनकी लाश भी उनके घर वालों को नसीब ना हो। तभी वहां से कुछ दूरी पर 3 गाड़ियां आकर रुकी। पहले कुछ गार्ड्स बाहर आए, उसके बाद उन गार्ड्स ने सबसे बड़ी वाली गाड़ी का दरवाजा खोला। उनके बॉस दानिश ओबेरॉय बाहर आए। आंखों पर ब्लैक सेट चढ़ा रखे थे, ब्लैक फॉर्मल 3 पीस सूट में बिल्कुल कहर ढा रहे थे। मगर किसी के पास वहीं ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उसे बस कुछ भी करके यहाँ से निकलना है। लेकिन उसने जैसे ही इस चेहरे को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस दिन की सारी बातें याद आने लगी जो दानिश ने उससे कहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे इससे बुरा दिन ना तो उसकी जिंदगी में कभी आया होगा और ना ही आएगा। किसी का मन कर रहा था कि वो यहीं जमीन में गड्ढा खुद जाए और उसी में खुद को दफन करके, और ये नामुमकिन था। दानिश बड़े बड़े कदमों से जल्द ही किसी के सामने आ गया। एक घुटना टेकते हुए वो जमीन पर बैठ गया ताकि उसकी बेबी उससे नजर मिलाकर बात कर सके। मगर किसी
ने अपनी मुंडी अपनी दोनों टांगों के बीच में घुसा रखी थी। दानिश तो देखना तो दूर की बात थी, वो खुद उसे अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। दानिश, अपना चेहरा बाहर निकालो, वरना यही सबके सामने गोद में उठाकर ले आऊंगा। किसी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। दानिश ने उसे जाती से अपनी गोद में उठा लिया और कार में ले जाकर के उसे बैठा दिया। किसी जो इतनी देर से चुप थी, उसकी आवाज अब निकली, छोड़ो मुझे, जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। दानिश, जितनी मर्जी हो उतना चिल्लाओ, यहाँ वैसे भी कोई सुनने वाला नहीं है। किसी अपने हाथ पैर हिलाने लगती है ताकि वो इस कार से बाहर निकल सके। उसके हाथ बार बार डोर की तरफ जा रहे थे। जब दानिश उसकी इस हरकत से तंग आ गया तो उसने सीट बेल्ट से उसके हाथ को बांध दिया और अपने पॉकेट से हैंडकरचीफ निकालकर किसी का मुंह बंद कर दिया। दानिश, बाकी बातें घर जाकर करेंगे, लेट्स गो। उसके कहते ही ड्राइवर ने कार चलानी स्टार्ट की। वहीं दानिश ने पार्टीशन ऑन कर दिया और किसी तो अपनी आंखें बंद किए वहीं सीट से टिक गई, क्योंकि वो यहाँ से भाग तो सकती नहीं थी। तो भला क्यों फालतू में खुद को परेशान करे, बेवजह की मेहनत करे। ऐसे ही लेटे लेटे किसी को नींद आ गई। रात के करीब 11 बजे किसी की आंख खुली। एक मखमल से भी मुलायम गद्दे पर वो आराम से सो रही थी। रूम व्हाइट और लाइट पिंक कलर से डेकोरेट किया गया था, बिल्कुल किसी क्वीन की तरह। वो रूम काफी लग्जरियस था। किसी उठती सबसे पहले रूम को बहुत अच्छे से देखती है। सबसे पहले वो रूम में सारी चीजें देखती है, उसके बाद वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। वॉशरूम से बाहर आकर किसी वार्डरोब और चेंजिंग रूम में जाती है। वहाँ का सारा सामान बहुत लग्जरियस और कीमती था। कोई आम आदमी तो उसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। यही सब देखते हुए किसी को अंदाजा हो गया था कि वो इस वक्त एक पावरफुल आदमी की कैद के, जहाँ से वो उसका भागना निकलना लगभग नामुमकिन ही है। फिर भी वो कोशिश करती रहेगी। किसी वापस रूम में आ जाती है और बेड पर बैठ जाती है। वो सोचने लगती है कि कुछ दिनों तक उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ कितनी खुश थी। किसी, मेरा फोन कहाँ है? किसी पूरे रूम में ढूंढती है मगर उसे अपना फोन नहीं मिलता है, इसलिए वो वापस बेड पर बैठ जाती है। कुछ ही देर हुए थे कि कोई डोर खोलकर अंदर आता है। ब्लैक स्वेट शर्ट और ग्रे पैंट पहने दुनिया का सबसे सुंदर प्रिंस चार्मिंग लड़का किसी के पास आ रहा था। दानिश, हाउ आर यू फीलिंग? किसी, फीलिंग लाइक पोक ऑन यू। दानिश, बेबी गर्ल, यू आर सो disobedient, but don't worry, I will teach you how to talk with your daddy। किसी, अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है, थोड़ा घबरा जाती है। तभी डोर पर नॉक होता है। दानिश, कम इन। एक मेड हाथ में खाने को ट्रॉली लिए अंदर आ जाती है, खाना टेबल पर सजाकर रखकर चली जाती है। दानिश, मुझे मेरी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है, सो इट। किसी, मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है, सो फर्स्ट आई वांट टू टेक अ शावर। दानिश, दैट इज गुड। सिमोन, लेट्स टेक अ शावर टुगेदर। किसी, हे, आर यू मैड? दानिश, नॉट एट। इससे पहले किसी कुछ कहती दानिश का फोन बजने लगता है। दानिश एक नज़र किसी को देखता है और उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही किसी एक चैन की सांस लेती है। टॉवल उठाकर किसी वॉशरूम के अंदर जाने नहाने चली जाती है। शावर लेते हुए ही किसी यही सोच रही थी कि वो यहाँ से कैसे भागे। इनफैक्ट अभी तक उसने कई सारे आइडियाज सोच भी लिए थे, लेकिन उन आइडियाज में वो कामयाब हो भी पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक सिंपल नाइट आउटफिट निकालकर किसी ने चेंज किया और वापस रूम में आ गई। रूम में पहले से खाना लगा हुआ था, तो किसी ने ज़्यादा टाइम वेट ना करते हुए वो खाना स्टार्ट किया। कुछ ही देर में उसने डिनर किया और जाकर मुलायम गद्दे पर सो गई। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, मगर यहाँ उसके पास कुछ करने को भी नहीं था और वैसे भी उसने सोच लिया था कि वो यहाँ से जल्द भाग जाएगी। सुबह का समय दानिश की विला में। दानिश इस वक्त बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। उसी के बगल में ईशा लेटी हुई थी। दोनों इस वक्त बिना कपड़ों के थे। दोनों की हालत बता रही थी कि रात को क्या हुआ था। कुछ देर में ईशा दानिश की नींद खुलती और वो उठकर वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर में रेडी होकर वो बाहर आता है। तब तक ईशा जाग चुकी थी। ईशा, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। लिप टू लिप किस करते हुए दानिश भी उसे किस करते हुए मॉर्निंग वॉक करता है। तभी ईशा खुद को संभालती हुए उठती है और बगल में रखी शैंपियन की बोतल को उठाते हुए खुद को और दानिश को ड्रिंक सर्व करती है। ईशा ड्रिंक करते हुए, कल तो संडे भी नहीं था, फिर आप यहाँ कैसे?
दानिश, कल मेरा तुम्हारे साथ रात बिताने का मन था, सो दैट इज़ वाई आई वॉज हियर। अच्छा, कल रात आप काफ़ी गुस्से में और स्ट्रेस आउट लग रहे थे, एनी प्रॉब्लम? नन ऑफ योर बिजनेस। कुछ देर बाद दानिश का फ़ोन बजता है। दानिश देखता है कि उसके पर्सनल बिला से लैंडलाइन से कॉल आ रहा था। दानिश कॉल पिक करता है। वहाँ से एक लेडी स्टाफ बोलती है, हेलो सर, वो जो मैडम कल आपके साथ आई थी, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, उनकी बॉडी पूरी लाल पड़ गई है एंड वो सांस भी नहीं ले पा रही हैं, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। दानिश शांत भाव से, आई एम कमिंग। उसके बाद कॉल कट हो जाता और दानिश जाने लगता है। तभी ईसा, वेयर आर यू गोइंग? दानिश, आज शाम को कुछ फॉरेन क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा, सो टेक केयर ऑफ इट। ईशा, बट ईशा इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले दानिश जा चुका था। दानिश के दो विला थे, जिसमें एक में ईशा रह रही थी और दूसरे में कृषि। दानिश अभी किस्सा को ईशा से नहीं मिलाना चाहता था, और ये क्यों, वो तो दानिश ही जाने। करीब 1 घंटे के बाद डॉक्टर किसी को चेक करके बाहर आते हैं, जहां दानिश खड़ा हुआ था अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ। दानिश, हाउ इज सी डॉक्टर? डॉक्टर, वो अब ठीक है। दानिश, व्हाट वाज एक्चुअली हैपेंड टू हर? डॉक्टर, मैं बिल्कुल करेक्ट तो नहीं बता सकता, बट आई थिंक उन्हें किसी चीज़ से एलर्जी है, शायद किसी फूड से, जिसका ऐसा रिएक्शन हुआ है इन पर। और बाकी मैं इनका ब्लड टेस्ट करके बताऊंगा। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। दानिश, ओके। उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं और कुछ ही समय में उस विला का माहौल फिर से पहले जैसा शांत और कोल्ड हो जाता है। सारे स्टाफ मेंबर्स दोबारा से काम में लग जाते हैं। वहीं दानिश किसी के रूम की ओर बढ़ जाता है। वो अंदर आकर देखता है तो किसी की बॉडी हल्की रेडिश हो गई थी, पर अब दवाई के असर से वो काफ़ी ठीक होती जा रही थी। दानिश उसके पास आकर उसके गाल को धीरे से अपने हाथ से टच करता है और उसके बाद रूम से निकल जाता है। बाकी का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। दोपहर के 3 बजे किसी नींद से जागती है। जागते ही उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। तभी एक बूढ़ी सी मेड रूम में एंटर करती है। मेड, मैम आप उठ गई, कैसा फील कर रही हैं आप? किसी, माई हेड इट हर्ट्स अ लॉट। मेड, मैं अभी सर को बुलाती हूँ, वेट। किसी, नो 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 नीड। मेड, मैम लेकिन। किसी, नो नीड प्लीज़, मैं फ्रेश अप हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेड, ओके, फिर आप फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं आपके लिए जूस मंगवाती हूँ। किसी, लाइम जूस नहीं, जस्ट अ हॉट कॉफ़ी। मेड, ओके मैम। किसी, एंड डोंट कॉल मी मैम, मेरा नाम किसी है, वो बुलाए मुझे। मेड, ओके किसी डियर। उसके बाद किसी वॉशरूम में चली जाती है और मेड वहाँ से निकलकर स्टडी रूम में चली जाती है। अब मेड अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी। वो मेड जाकर दानिश को सब बता देती है जो जो अभी रूम में हुआ। दानिश मेड को कुछ समझाता है और उसके बाद मेड को जाने को कह देता है। कुछ देर बाद मेड किसी के रूम में काफ़ी लेकर जाती है, जहाँ किसी बेड पर पहले से ही नहा धो करके बैठी हुई थी। अभी भी नहाने की वजह से वो काफ़ी ग्लो कर रही थी। मेड, ये लीजिए डियर आपकी कॉफ़ी। किसी, थैंक यू। उसके बाद मेड वहीं बैठ जाती है और किसी उससे कुछ कैजुअल क्वेश्चन पूछने लग जाती है। किसी, आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? मेड, जब सर 2 इयर्स के थे तब से। किसी, ओ, आपकी कोई फैमिली नहीं है? मेड, एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा और उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसके बाद ये हाउस ही मेरी फैमिली है। किसी, ओ सॉरी। मेड, इट्स ओके। किसी इससे पहले कुछ और बोलती कि तभी रूम का डोर खुलता है और दानिश अंदर आ जाता है। दानिश के आते ही वो मेड खड़ी हो जाती है। दानिश उन्हें आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे वो मानकर वहां से चली जाती है। वहीं किसी अभी भी बेड पर बैठी हुई थी और काफी पी रही थी। उसने जैसे दानिश को फुल इग्नोर किया हो। दानिश उसके सामने जाकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? किसी उसकी बात सुनते हुए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।